खुश आमदीद। आज हम एक बड़े दिलचस्प बल्कि कुछ लोगों के लिए मुतनाज़िया मौजू की गहराई में उतर रहे हैं। जी, मौजू ये है कि क्या कदीम हिंदुस्तानी मंदिरों में और जो पुरानी मजहबी किताबें हैं उनमें हमें जदीद टेक्नोलॉजी के सबूत मिलते हैं। हाँ, जैसे खलाई सफ़र या बायोलॉजी का ऐसा इल्म जो उस जमाने में नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल। और आज हमारी बातचीत का ज्यादातर इन्हिसार प्रवीण मोहन के काम पर होगा। वो एक मुहक्किक हैं। अच्छा। जी, जो खास तौर पर कदीम इंडियन मंदिरों में छुपी हुई टेक्नोलॉजी और तारीख पर काम करते हैं। तो उनके इंटरव्यूज, उनकी वीडियोस वो हमारे लिए बुनियादी जरिया होंगे। ठीक है, तो मकसद क्या है आज की इस गुफ्तगू का? हम क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं? देखें, हम कोशिश करेंगे कि उन जराए से जो अहम बातें हैं, जो हैरान कुन तफसीलात हैं, वो सामने लाएं और ये समझें कि ये जो पुराने नक्श हैं, इमारतें हैं, कहानियां हैं, ये हमारी तारीख के बारे में असल में क्या बताती हैं। क्या वो तारीख जो हमें स्कूलों में पढ़ाई जाती है वो पूरी कहानी है या कुछ और भी है? बिल्कुल, यही सवाल है। क्या माजी वैसा ही था जैसा हमें बताया गया? तो आइए देखते हैं। चले शुरू करते। सबसे पहले ये प्रवीण मोहन हैं कौन? उनका इस फील्ड में, इस गैर मामूली तहकीक में इंटरेस्ट कैसे बना? उनका बचपन वो बताते हैं जुनूबी हिंदुस्तान में गुजरा, मंदिरों के आसपास। अच्छा। तो बचपन में जब वो मंदिर जाते थे तो वो बड़े बड़े पत्थर के स्तून देखते थे, ग्रेनाइट पर इतनी बारीक नक्काशी। तो वो हैरान होते थे कि भाई ये कैसे बनाया। ये सवाल तो किसी के भी जहन में आ सकता है। जी, वो कहते हैं मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक स्तून को हिला भी नहीं सकता था। तो ये कदीम लोग कैसे करते थे ये सब? तो ये सिर्फ बचपन की हैरानी थी या उससे आगे बात बढ़ी? नहीं, ये तजस्सुस बढ़ता गया। फिर उन्होंने पुरानी हिंदू किताबें पढ़ना शुरू की, जैसे रामायण, महाभारत। अच्छा, उनमें क्या मिला? उनमें उन्हें जिक्र मिला उड़ने वाली मशीनों का, विमान जिन्हें कहते हैं। वाह, हाँ सुना है। जी, और टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी तकनीकें, जीनियाती इंजीनियरिंग, दूसरे सैयारों तक जाने की बातें। तो उन्हें लगा कि ये सिर्फ कहानियां नहीं है। और फिर क्या उन्होंने दुनिया में भी ऐसी चीजें देखी? बिल्कुल, उन्होंने सफर किया मैक्सिको, पेरू, मिस्र और देखा कि ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, मिलती जुलती कहानियां हैं, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो फिर हिंदुस्तान वापस क्यों आए? वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में एक खास बात है। यहाँ इबादत और जो रसूमात हैं वो हजारों साल से मुसलसल चली आ रही हैं। अच्छा, ये तसलसल अहम है। जी, ये तसलसल मदद करता है इन पुरानी रिवायतों को समझने में, जो शायद मिस्र या पेरू में मुमकिन ना हो, जहाँ वो तहजीबें और रसूमात मुकम्मल तौर पर खत्म हो गईं। ठीक है, ये तो पस मंजर समझ आ गया। अब आते हैं असल चीजों पर। वो ठोस सबूत क्या हैं? मंदिरों में क्या मिला है जो रिवायती तारीख से मेल नहीं खाता? ये जिसे ऊ पार्ट्स कहते हैं, आउट ऑफ प्लेस आर्टिफैक्ट्स। जी, कई मिसालें हैं। एक बहुत मशहूर है कर्नाटक में होयसलेश्वरा मंदिर, कोई 850 साल पुराना है। वहाँ एक नक्श है जिसमें एक आदमी बिल्कुल साफ तौर पर दूरबीन जैसी कोई चीज इस्तेमाल कर रहा है। एक आंख बंद, दूसरी से आसमान की तरफ देख रहा है। 850 साल पुरानी दूरबीन, ये कैसे मुमकिन है? मतलब तारीख तो कहती है दूरबीन बहुत बाद में इजाद हुई। बिल्कुल। अब रिवायती माहिरीन कह सकते हैं कि ये कोई अलामती चीज होगी, कोई फूल होगा। हाँ, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन मोहन का कहना है कि ये तस्वीर इतनी वाज़ेह है कि इसे इत्तेफाक कहना मुश्किल है। वो उसे टेक्नोलॉजी का सबूत मानते हैं। और मिसालें? एक और है कोणार्क के सूरज मंदिर में, वहाँ जिराफे का नक्श बना हुआ है। जिराफा? वो तो अफ्रीका में होता है। जी हाँ, तो हजारों साल पुराने इंडियन मंदिर में अफ्रीकी जानवर का नक्श क्या कर रहा है? ये शायद हिंदुस्तान और अफ्रीका के दरमियान बहुत पुराने राब्तों की निशानी है, जो हमारी किताबी तारीख से कहीं ज्यादा पुराने हों। दिलचस्प। और क्या? कहीं आपको मिस्री लिबास में लोग नजर आते हैं, कहीं यूरोपी लगते हैं। ये सब पुराने मंदिरों में है। और वो उड़ने वाली मशीनें, वो मान, उनका क्या है किताबों के अलावा? रामायण में तो पुष्पक विमान का जिक्र बहुत वाज़ेह है। एक मशीन जो लोगों को इंडिया से श्रीलंका ले गई। ये सिर्फ शायरी नहीं लगती। प्रवीण मोहन कहते हैं कि कई मंदिरों की दीवारों पर ऐसे नक्श हैं जो हैरान अंगेज तौर पर
हवाई जहाज या रॉकेट जैसे लगते हैं, कुछ छोटे हैं परों के साथ। क्या इनमें खलाई सफर का भी कोई इशारा मिलता है या दूसरे सैयारों का? हाँ, पुरानी किताबों में न सिर्फ दूसरे मुल्कों तक सफर का जिक्र है, बल्कि दूसरे सैयारों को रहने के काबिल बनाने का भी जिक्र है, जिसे आजकल टेराफॉर्मिंग कहते हैं। अच्छा, टेराफॉर्मिंग? जी, रामायण में कहानी है राजा त्रिशनुकु की। उनके लिए एक नया सैयारा तैयार किया गया और वो एक सुनहरे विमान में वहां गए। वेदों में इन चीजों को टेक्नोलॉजी के तौर पर बताया गया है, भले ही मगरिब वाले इसे मिथ यानी अफसाना समझते रहें। जी के इशारे? हाँ, कुछ नक्श ऐसे हैं जो टर्बाइन या जेट इंजन जैसे लगते हैं। कुछ मूर्तियों के हाथ में ऐसी चौकोर चीजें हैं, आप कह सकते हैं आज के टैबलेट या स्मार्टफोन जैसी। वाकई? जी, फिर कुछ तिब्बी आलात जैसे नक्श हैं, हथियार हैं, यहाँ तक कि बम जैसे नजर आने वाले नक्श भी रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा, जब इस किस्म के सबूत कह लें या तशरीहात कह लें पेश की जाती हैं, तो जो मेन स्ट्रीम तारीखदान हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनका क्या रद्द अमल होता है? जाहिर है ये तो उनकी सारी थियरीज को चैलेंज करता है। रद्द अमल ज्यादातर मुजाहमत वाला ही होता है और ये समझ में भी आता है। क्यों? देखिए, उन माहिरीन की सारी तालीम, उनका कैरियर, वो इस नज़रिए पर बना है कि कदीम इंसान तो भाई पसमानदा थे, धीरे धीरे तरक्की की। अब जब कोई आकर कहे कि नहीं जी, हजारों साल पहले तो एडवांस टेक्नोलॉजी थी, तो ये कबूल करना उनके अपने पूरे इल्मी निज़ाम पर सवाल उठाने जैसा है। सही। प्रवीण मोहन बताते भी हैं कि अक्सर बहस सबूत पर नहीं होती, बल्कि सबूत लाने वाले की किरदार कशी शुरू हो जाती है कि ये तो सनसनी फैला रहा है वगैरह वगैरह। ये कंफर्मेशन बायस वाली बात हो गई शायद, कि हम वही मानते हैं जो हम पहले से मानते आ रहे हैं। बिल्कुल, ये क्लासिक मिसाल है। जो चीज़ आपके नज़रिए को सपोर्ट करे वो आप फौरन मान लेंगे, जो चैलेंज करे उसे रद्द कर देंगे। तो क्या फिर ये आज़ाद मुहक्किकीन जैसे प्रवीण मोहन, जो किसी इदारे से बंधे नहीं हैं, वो ही इस गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहे हैं? काफ़ी हद तक ऐसा ही है। वो किसी इदारे के दबाव में नहीं होते, ना ही रिवायती सोच के पाबंद होते हैं, तो वो ऐसे सवाल उठा सकते हैं, ऐसे सबूत सामने ला सकते हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना फिर मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये तो हुई नकूश की बातें। अब जरा इंडोनेशिया चलते हैं। वहाँ एक मंदिर है, चंडी कैंपुलान। सुना है वहाँ बिजली से मुताल्लिक कोई दरियाफ्त हुई? जी, चंडी कैंपुलान इंडोनेशिया में है। तकरीबन 1200 साल पुराना हिंदू मंदिर है और ये इत्तेफाकन मिला था एक लाइब्रेरी की बुनियादें खोदते हुए। अच्छा, तो क्या खास मिला वहाँ? जो आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट है उसमें लिखा है कि लिंगम के नीचे, यानी वो जो मुकद्दस पत्थर होता है, जी लिंगम, उसके नीचे और आसपास कई धातें दफन थीं। चांदी, सोने के वर्क, लोहा, तांबा और सबसे अहम चीज तांबे का तार। तांबे का तार 1200 साल पुराने मंदिर में? ये वाकई अजीब है। तो उससे क्या नतीजा निकाला गया? प्रवीण मोहन ने क्या किया कि उन्होंने इस सेटअप को छोटे पैमाने पर दोबारा बनाया। एक लिंगम लिया, वैसा ही मिट्टी का बर्तन, धाती प्लेटें और बर्तन में भूसी भरी, जैसा कि वहां मिला था। ठीक है। फिर उन्होंने लिंगम पर पानी डाला, जैसे आज भी पूजा में डालते हैं। तो इस पूरे निजाम ने तकरीबन आधा वोल्ट बिजली पैदा की। आधा वोल्ट? 0.5 वोल्ट? ये तो बहुत ही कम है। इसका क्या इस्तेमाल हो सकता था? उनका ख्याल है कि ये शायद इलेक्ट्रोथेरेपी के लिए था, इलाज के लिए। इलेक्ट्रोथेरेपी? जी, जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी जिक्र किया था, इलेक्ट्रिक बाथ का, पानी में कम वोल्टेज करंट छोड़कर इलाज करना। कदीम रसूमात में भी लोग लिंगम पर पानी डालने के बाद बर्तन में हाथ रखते थे। अच्छा। आज भी हिंदुस्तान में लोग शिफायाबी के लिए ऐसा करते हैं। तो हो सकता है ये एक पुरानी मेडिकल टेक्निक थी जिसे मजहब का हिस्सा बना दिया गया ताकि लोग इसे करते रहें। ये बहुत दिलचस्प बात है कि रस्मों के पीछे भी कोई अमली वजह हो सकती है। वैसे लोग आजकल मंदिर क्यों जाते हैं? सिर्फ पूजा पाठ या कुछ और भी है? कई वजूहात हैं। कुछ लोग रोज जाते हैं, हफ्ते में जाते हैं, एक रूटीन है। कुछ अकीदत में जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है जो किसी जिस्मानी या ज़हनी बीमारी से छुटकारा पाने की उम्मीद लेकर आती है। और कुछ रस्में वाकई अमली मशवरों पर मबनी हो सकती हैं। जैसे किसी मोटे आदमी से कहा जाए कि रोज पहाड़ी पर बने मंदिर के 9 चक्कर लगाओ, तो असल में तो ये वर्जिश ही है। सही। और आपने पहले कहा था कि कदीम रिवायतों में हिकमत भी छुपी हो सकती है। जी बिल्कुल।
جیسے درختوں کو مقدس سمجھنا، انہیں نہ کاٹنا، بظاہر تو یہ مذہبی بات ہے، لیکن اصل میں یہ ماحولیات کا تحفظ تھا۔ اچھا، جب تک یہ عقیدہ رہا، جنگل محفوظ رہے۔ جیسے ہی اسے توہم پرستی کہہ کر رد کیا گیا، درخت کٹنے لگے۔ تو چیلنج یہی ہے کہ آج کی توہم پرستی اور پرانی حکمت کو الگ کیسے کریں۔ مندروں میں خاص طور پر چھت پر گنبد کے نیچے اکثر بڑے پیچیدہ گول گول ڈیزائن بنے ہوتے ہیں، ان کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ پروین موہن انہیں سائمیٹکس کے نمونے کہتے ہیں۔ سائمیٹکس یہ کیا چیز ہے؟ سائمیٹکس کا مطلب ہے آواز سے بننے والے نظر آنے والے پیٹرن۔ جیسے اگر آپ کسی پلیٹ پر ریت ڈال کر اس کے نیچے سے کوئی خاص آواز نکالیں تو ریت ایک خاص ڈیزائن میں جمع ہو جاتی ہے۔ اوہ اچھا۔ تو خیال یہ ہے کہ مندر کی چھتوں پر بنے یہ ڈیزائن اصل میں خاص منتروں یا مقدس آوازوں کی ویژول شکل ہیں، ریپریزنٹیشن۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ مندر آواز سے علاج کے مراکز تھے؟ یہ ممکن ہے۔ پرانی کتابوں میں ذکر ہے کہ فلاں بیماری کے لیے فلاں منتر پڑھا جائے، تو ہو سکتا ہے یہ مندر خاص فریکوینسیز پیدا کرنے کے لیے بنائے گئے تھے جو شفا دیتی ہوں۔ کیا ان ڈیزائن سے وہ اصل آواز دوبارہ بنائی جا سکتی ہے؟ فی الحال تو نہیں۔ ہم آواز سے ڈیزائن بنا سکتے ہیں، لیکن ڈیزائن سے آواز کو ریورس انجینئر کرنا ابھی ممکن نہیں ہوا۔ کون جانے مستقبل میں ہو جائے۔ ایک اور بہت دلچسپ بات ہے قدیم مندروں کا ماحول، خاص طور پہ جو 600 سال سے زیادہ پرانے ہیں۔ کیا مطلب، کیسا ماحول؟ وہاں آپ جائیں تو منفی خیالات لانا مشکل ہو جاتا ہے، ذہن خود بخود پرسکون ہونے لگتا ہے، ایک عجیب سی مثبت توانائی محسوس ہوتی ہے۔ ہاں، یہ تجربہ تو کچھ لوگوں کو ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، کیسے یہ اثر پیدا کیا گیا؟ شاید جو پتھر استعمال ہوئے، گرینائٹ کی دیواریں یا سوتی ڈیزائن، اندر کی سادگی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لنگم کے نیچے اکثر سونا، چاندی، ہیرے جیسی قیمتی چیزیں دفن ہوتی ہیں۔ شاید ان سب کا ملا جلا اثر ہے۔ یہ نظام کام کرتا ہے، یہ تو لگتا ہے، لیکن کیسے کرتا ہے یہ ابھی تک ایک راز ہے۔ یہ ماحول اور آواز کی بات ہوئی، اب واپس چلتے ہیں انڈونیشیا۔ ایک اور مندر کا ذکر آپ نے کیا تھا، چنڈی سوکو۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں مختلف تہذیبیں ملتی ہیں۔ جی، چنڈی سوکو یہ بھی ایک دور دراز پہاڑی علاقے میں ہے۔ اس میں ایک طرف تو آپ کو مایا تہذیب جیسے پیرامڈ کی شکل نظر آئے گی، دوسری طرف ہندو دیوتا گنیش کے نقش ہیں۔ اچھا، مایا اور ہندو ایک ساتھ؟ جی، لیکن سب سے زیادہ حیران کرنے والی چیز، وہاں درجنوں ایسے نقش ہیں جن میں لمبی کھوپڑیاں دکھائی گئی ہیں۔ لمبی کھوپڑیاں ویسی جیسی پیرو یا مصر سے ملی ہیں؟ بالکل ویسی ہی جیسے پراکاس پیرو سے ملی تھی۔ لیکن کیا یہ وہ نہیں جو سر کو باندھ کر مصنوعی طور پر لمبا کیا جاتا تھا، وہ رواج؟ وہ اس تھیوری کو غلط ثابت کرتی ہیں۔ کیسی تفصیلات؟ ان نقوش میں کھوپڑی کی ساخت میں ایسی چیزیں دکھائی گئی ہیں جو مصنوعی طور پر نہیں بنتی، جیسے کان کے پاس یا پیچھے اضافی سوراخ۔ بنانے والے نے جان بوجھ کر یہ تفصیلات ڈالی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ عام انسان نہیں تھے۔ تو پھر یہ کون تھے؟ ان کے چہرے بھی عجیب ہیں، رینگنے والے جانوروں جیسے، ریپٹیلین۔ رینگنے والے جانور؟ اور یہ نقش کیا دکھا رہے ہیں؟ ان نقوش میں انہیں انسانوں پر حکومت کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، کچھ میں تو تشدد کرتے ہوئے بھی۔ تو اس سے کیا مطلب نکالا جا رہا ہے؟ خلائی مخلوق؟ سوال تو یہی اٹھتا ہے، کیا یہ قدیم خلائی مخلوق کی کہانیاں ہیں جو کبھی ہمارے آباء و اجداد پر حکومت کرتی تھیں؟ موہن ایک مثال دیتے ہیں جی، کہ جیسے آج اگر ایلن مسک کسی دوسرے سیارے پر چلا جائے جہاں پرانے زمانے کے لوگ بستے ہوں، تو وہ اپنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ان کے لیے خدائی بن جائے گا نا؟ بات تو سوچنے والی ہے۔ ٹیکنالوجی اور خلائی مخلوق کے علاوہ کیا بایولوجی کے میدان میں بھی کوئی اشارے ملتے ہیں؟ قدیم علم؟ ایسا لگتا ہے کئی ہزار سال پرانے ہندو مندر ہیں، ان میں ایسے نقش ملے ہیں جو سپرم اور انڈے کے ملاپ کو دکھاتے ہیں۔ کیا سپرم اور ایگ؟ جی، اور اس کے بعد خلیے کی تقسیم، سیل ڈویژن، 1 سے 2، 2 سے 4، یہ سارے مراحل دکھائے گئے ہیں۔ لیکن یہ تو مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آتے، یہ ہزاروں سال پہلے کیسے بنائے گئے؟ یہی تو سوال ہے، یہ علم کہاں سے آیا؟ اور آپ نے شروع میں ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کا بھی ذکر کیا تھا۔ جی، رامائن جیسی کتابوں میں درون نامی ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کا ذکر ہے،
और सिर्फ जिक्र नहीं, बाकायदा तरीका बताया गया है। तरीका? कैसा तरीका? बताया गया है कि बच्चे की नशोनुमा जिस्म से बाहर खास बर्तनों में की जाती थी, जिन्हें कुंभा कहते थे। उनमें ग़िज़ाइयत कैसे देनी है, दर्जा हरारत कैसे कंट्रोल करना है, ये सब लिखा है। ये तो आज भी पूरी तरह मुमकिन नहीं है। एक्सटर्नल जेस्टेशन पॉड्स। बिल्कुल, आज भी हम इस टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह कादिर नहीं, हालांकि हम उस तरफ जा रहे हैं। तो सवाल फिर वही है, ये इल्म, ये टेक्नोलॉजी, क्या ये कदीम इंसानों की अपनी थी या कहीं और से आई थी? देवताओं से, खलाई मखलूक से? किताबों में क्या लिखा है? इंसानों और देवताओं का फर्क वाज़ेह है? नहीं, अक्सर ये लकीर धुंधली पड़ जाती है। हाइब्रिड मखलूकात का भी जिक्र मिलता है, जैसे जिन्नात, या बाइबल में निफिलिम का जिक्र है, जो इंसानों और देवताओं के मिलाप से पैदा हुए। इसी हवाले से नाग का जिक्र भी बहुत अहम है। नाग यानी सांप? आम सांप नहीं, ये खास मखलूक है। हिंदुस्तानी रिवायात में नाग ज़ेरे ज़मीन रहते हैं, बहुत ताकतवर है, शक्ल बदल सकते हैं, उड़ सकते हैं, और बड़ी बड़ी तामीरात से इनका ताल्लुक जोड़ा जाता है। इनकी पूजा भी होती है? जी, पूजा भी होती है, और कुछ कबीले तो खुद को इनकी औलाद बताते हैं। कंबोडिया की जो तहजीब है, कहा जाता है उसकी बुनियाद रखने वाली पहली मलका एक नाग खातून थी। ये नागों की कहानियां क्या सिर्फ हिंदुस्तान में हैं? नहीं, हैरत अंगेज तौर पर ये कहानियाँ पूरी दुनिया की कदीम तहजीबों में मिलती हैं। मेसो अमेरिका में, बाइबल में, चीन में, हर जगह परों वाले सांप या ड्रैगन जैसी मखलूक का जिक्र है। ये आलमी मुमासलतें वाकई हैरानकुन हैं। एक और ऐसी ही चीज़ वो पुरस्कार हैंडबैग हैं, जो दुनिया भर के कदीम नुकूश में नजर आते हैं। जी हाँ, सुमेरी तहजीब में, मेसो अमेरिका में, तुर्की में देवता या कोई अहम शख्सियत हाथ में एक बैग पकड़े हुए हैं। क्या हिंदुस्तान में भी है ऐसा कुछ? जी, हिंदुस्तानी नुकूश में भी ये बैग मिलते हैं, और एक जगह तो आयनार मंदिर में ये बैग खुला हुआ दिखाया गया है। खुला हुआ? अंदर क्या है? उसके अंदर 2 बोतलों जैसी चीजें हैं और एक कॉस्ट जैसा औजार, आर्ट शेप टूल। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये बैग अक्सर जंग के मनाजिर में नजर आते हैं या जहां ताकत का मुजाहिरा हो रहा हो। और एक बात और, इन्हें कभी जमीन पर रखा हुआ नहीं दिखाया जाता, हमेशा हाथ में या किसी ऊंची जगह पर। तो क्या ये कोई पावर सोर्स थे, कोई टूल किट? कुछ कह नहीं सकते, उनका असल मकसद अभी तक एक मौम्मा ही है। ये सारी तहकीक, ये सफर प्रवीण मोहन के लिए सिर्फ एक इल्मी मशगला नहीं लगता, ऐसा लगता है ये उनके लिए एक गहरा जाती रूहानी सफर भी है। बिल्कुल, वो खुद बताते हैं कि वो सुद्धों से मिले हैं, यानी रूहानी उस्तादों से, उनसे सीखा है। उनकी अपनी तलाश क्या है? वो कहते हैं, मेरी तलाश खुदशनासी की है, जहनी सुकून की है, रोशन ख्याली की। वो मानते हैं कि कदीम दौर, जिसे सतयुग कहते हैं, वो ज्यादा पुरअमन और रूहानी था, जबकि आज का दौर कली युग, लड़ाई झगड़े और मादियत परस्ती का है। क्या वो खुद भी कोई प्रैक्टिस करते हैं, मुराकबा वगैरह? जी, वो खुद भी मुराकबा करते हैं और कुछ कदीम रसूमात पर अमल करते हैं। कुछ चीजें वो खुफिया भी रखते हैं। वो कहते हैं कि इस सफर ने उन्हें जाती तौर पर बहुत सुकून दिया है। क्या वो आजकल की मसरूफ जिंदगियों के लिए कोई आसान हल बताते हैं? नहीं, कोई आसान हल तो नहीं देते, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि कदीम हिकमत में जवाबात छुपे हो सकते हैं, उनकी तलाश करनी चाहिए। अच्छा, आखिर में अगर किसी को सिर्फ एक ऐसी जगह देखनी हो जो वाकई जहन को हिला कर रख दे, जो इन तमाम बातों का निचोड़ लगे, तो प्रवीण मोहन किस जगह का मशवरा देते हैं? वो नाम लेते हैं मंदागापट्टू गार मंदिर का। मुंडागापट्टू कहाँ है ये? जुनूबी हिंदुस्तान में है, तकरीबन 1400 साल पुराना है, और ये जुनूबी हिंदुस्तान का पहला यकसंगी यानी मोनोलिथिक गार मंदिर माना जाता है। मोनोलिथिक यानी एक ही चट्टान से बना हुआ? जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी चट्टान को अंदर से खोद कर बनाया गया है। इसे मनफी तामीर कहते हैं, नेगेटिव कंस्ट्रक्शन। मतलब कुछ बाहर से जोड़ा नहीं गया, सिर्फ चट्टान को हटाया गया है। उसमें सबसे हैरानकुन बात क्या है? पहली बात तो ये कि इसमें 3 खाली कमरे हैं, जो हिंदू तसलीस, ब्रह्मा, विष्णु, शिव के लिए वक्फ हैं। ये वहाँ एक तहरीर में लिखा है। खाली कमरे? मूर्तियाँ कहाँ हैं? यही तो सवाल है, क्या वो चोरी हो गई, तबाह हो गई, या कभी थी ही नहीं? तहरीर में ये भी लिखा है कि इसमें ईंट, लकड़ी, धात या गारा इस्तेमाल नहीं किया गया, मतलब सब कुछ चट्टान से ही है। लेकिन दरवाजों के लिए बिल्कुल साफ जगह बनी हुई है। तो क्या इसका मतलब है
کہ دروازے بھی اسی چٹان سے تراشے گئے تھے اور شاید وہ حرکت بھی کرتے تھے۔ حرکت کرتے تھے؟ پتھر کے دروازے؟ جی، جیسے کچھ اور قدیم جگہوں پر، جیسے کورل کاسل یا ہندوستان میں ہی کچھ مندروں میں گھومنے والے ستون ملے ہیں، تو کیا یہاں بھی ایسا تھا؟ اور اس کی تعمیر کا طریقہ وہ بھی عجیب ہے۔ وہ سب سے بڑا معمہ ہے۔ عام طور پر ایسے غار مندر یا تو پہاڑ کے اوپر سے نیچے کی طرف کھودے جاتے ہیں، ہاں، یا نیچے سے اوپر کی طرف، لیکن منداگا پٹو کی کھدائی نہ اوپر سے شروع ہوئی ہے نہ نیچے، ایسا لگتا ہے بیچ میں سے شروع کی گئی ہے، زمین سے کوئی 8 فٹ اوپر سے۔ بیچ میں سے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا بنانے والے ہوا میں لٹکے ہوئے تھے یا کوئی ایسی ٹیکنالوجی تھی جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے؟ یہ سوالات ہیں جن کا جواب نہیں ہے۔ یہ جگہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو ان سب تمام باتوں کو اگر سمیٹیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ پروین موہن جیسے محققین جو شواہد اور تشریحات پیش کر رہے ہیں، ان کے مطابق قدیم ہندوستانی متون اور مندروں میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو جدید ٹیکنالوجی، خلائی مخلوق کے ممکنہ رابطوں اور بائیولوجی کے اعلیٰ علم کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اور یہ نظریات روایتی تاریخ کو چیلنج کرتے ہیں۔ بالکل، اور اسی وجہ سے انہیں مین سٹریم میں کافی مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ شاید آزادانہ تحقیق ہی ان رازوں سے مزید پردہ اٹھا پائے۔ اور یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے، جیسا آپ نے شروع میں کہا تھا، کہ یہ سب پیش کردہ ذرائع اور ان کی تشریحات ہیں۔ یہ کوئی حتمی طور پر ثابت شدہ سائنسی حقائق نہیں ہیں۔ جی بالکل، یہ بات واضح رہنی چاہیے، لیکن یہ امکان تو سنجیدگی سے لیا جا سکتا ہے کہ قدیم حکمت، ان کی رسموں، ان کی عمارتوں میں شاید گہرے معنی اور ایسا علم چھپا ہے جسے ہم آج کے سائنسی پیمانوں سے پوری طرح سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا ناپ نہیں پا رہے ہیں۔ تو ہم اپنے سامعین کے لیے ایک آخری سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر قدیم تہذیبیں واقعی اتنی ترقی یافتہ تھیں جتنا ان ثبوتوں سے لگتا ہے، تو یہ سارا علم، یہ ٹیکنالوجی آخر گئی کہاں؟ کھو کیسے گئی؟ کیا کوئی بہت بڑا عالمی سانحہ ہوا تھا، کوئی تباہی، یا یہ علم جان بوجھ کر چھپایا گیا؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ اس کھوئے ہوئے علم کے کچھ حصے، کچھ ٹکڑے آج بھی ہماری رسموں میں، ہماری کہانیوں میں یا ان پرانی عمارتوں میں موجود ہوں، بس ہم انہیں پہچان نہیں پا رہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ بالکل، اس پر غور کرنے اور مزید جاننے کی جستجو تو ہمیشہ رہے گی۔ آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔